Dear student, welcome to SKP Learning. Today I will discuss you the end of Biplorities, दो ध्रुवता का अंत, पार्ट सेकेंड है और चैप्टर सेकेंड है। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे का पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। तो कैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी क्यों हुआ। वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो पढ़ेंगे हाउ डिड द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट। This is a question worth asking not just to understand the Soviet Union and the end of communism, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse, while there are unique features of the Soviet collapse. तो डियर स्टूडेंट, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक यानी सडनली कैसे बिखर गई। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के अंत को समझने के लिए यह सवाल ज़रूरी नहीं है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए ज़रूरी है। क्या है? क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी और ना ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्व सामान्य सबक सीख सकते हैं। क्या सबक सीख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। देयर में बी मोरल जनरल लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब क्या है, देयर इज़ नो डाउट, देयर इज, इधर देखिएगा डियर स्टूडेंट, देयर इज नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन विच फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मेनी ईयर लीड टू सर्व कंज्यूमर शॉर्टेज एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत society began to doubt and question the system to do so openly। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कोई संदेह नहीं है, देयर इज़ नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस, कि सोवियत संघ की जो राजनीति आंतरिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाएं यानी डिजायर को फुलफिल नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के डिक्लाइन का रीजन बना, पतन का कारण बना। कई सालों तक अर्थव्यवस्था क्या रही, गतिरुद्ध रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई यहाँ पे, और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र में देखने लगा। मीन्स यहाँ कहने का मतलब है कि वहाँ के लोग अपनी अर्थव्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगे, उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। क्या कह रहे हैं, आगे देखिए। Why did the system become so weak and why did the economic stagnate? This answer is partially clear. The Soviet economic used much of its resources used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and the development of its satellite state in Eastern Europe and within the Soviet system. The five Central Asian republics in particular, they lead to huge economic burden that the system could not cope with बर्डन आ गया था इस पर। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक advance of the West. They could see the disparities between their system and the system of the West after year of being told the Soviet। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हो गई,
कि अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया, इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। क्या कि इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांशतः प्रयोग परमाणु यानी न्यूक्लियर वीपन्स बनाने में क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। सबसे बड़ा कारण था कि न्यूक्लियर वीपन्स में बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए और उसके साथ जो सज्जा सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देश यानी स्टेटलाइट कंट्री जो होती हैं, यानी पूरी यूरोप को अपने साथ खर्चे पर ही उनका डेवलपमेंट करना, विकास पर भी खर्चे, ताकि वे सोवियत संघ के कंट्रोल में रहें। इससे सोवियत संघ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा, आर्थिक दबाव बना और सोवियत संघ इसका सामना न कर सका। और इसी के साथ एक बात और शामिल है कि पश्चिम मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों को जानकारी बढ़ गई। अभी तक यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं थी, जिस कारण यहाँ के लोग सोवियत संघ को बेटर समझ रहे थे। बट इन लोगों को अब जानकारी होती तो वो सवाल पूछते हैं। वे अपनी जो राज व्यवस्था थी यानी पॉलिटिकल सिस्टम था और पश्चिमी देशों की जो पॉलिटिकल सिस्टम के बीच के अंतर यानी डिफरेंसों को नाप लेते हैं। और सालों से इन लोगों को बताया गया था कि सोवियत राज व्यवस्था जो थी पश्चिम के कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद से बेटर है। बट जो रियलिटी थी कि सोवियत संघ क्या हो चुका था, अब वह पीछे जा चुका था और अपने पीछेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा कि वह एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका डेवलपमेंट अब रुक गया है। और आगे देखते हैं कि सिस्टम वाज बेटर देन वेस्टर्न कैपिटलिज्म, द रियलिटी ऑफ इट वीकनेस केम एज अ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक। यानी लोगों को अब मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक रूप से धक्का लगा। आगे देखिएगा डियर स्टूडेंट, इधर ध्यान दीजिएगा। द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टेगनेट इन an administrative and political sense, as well the Communist Party that had ruled the Soviet Union over 70 years। यानी 70 सालों तक इन्होंने राज किया कम्युनिस्ट पार्टी ने यूएसएसआर में। वाज अनकाउंटेबल टू द पीपल, और वह लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी। और ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेट बाय स्लो एंड शिफ्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, rampant corruption, the inabilities of the system to correct mistakes it had made, the unwillingness to allow more openness in government, and the centralization of authority in a vast land worth still the party bureaucrat gain more प्रिविलेंस। देखिए बेटा, यहाँ पे प्रिविलेंस का मतलब क्या हो गया कि वहाँ के ब्यूरोक्रेट यानी नौकर था, जो अधिकारी थे आईएएस पीसीएस टाइप के, उनको कुछ विशेषाधिकार था और ऑर्डिनरी पीपल को ऐसा विशेषाधिकार नहीं था। तो वहाँ की आम जनता को क्या लगने लगा, आम जनता इससे क्या हो गई, दुखी हो गई। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम, यानी लोगों को अब वहाँ ध्यान नहीं दिया जाता था। विद द रूलर, वहाँ के राजा द्वारा, एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग। तो बैकिंग मतलब यहाँ पे हो गया कि सोवियत संघ की जो प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रूप से क्या हो गया था, अब वह पिछड़ चुका था। और सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी जो थी जनता के प्रति अकाउंटेबल यानी जवाबदेह नहीं रह गई। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी क्या हो गया था, करप्शन, और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलेपन लाने की अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का क्या होना, सेंट्रलाइज होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। और इससे भी बुरी बात यह थी बच्चों कि पार्टी के अधिकारी जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको आम नागरिकों से ज़्यादा प्रिविलेंस यानी विशेषाधिकार मिले। लोग अपने व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता रहा। गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग, यानी लोगों को अब सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी।
अब गोवर्चो ने रिफॉर्म किया, प्रॉमिस किया टू डील विद दिस प्रॉब्लम, कि इस सुधार से हम इस समस्या को निपटा लेंगे। गोवर्चो प्रॉमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, कि वह वादा करते हैं कि मैं अपनी आर्थिक इकोनॉमी को सही कर लूँगा, कैच विद द बेस्ट, और मैं पश्चिम के मॉडल को अपनाऊँगा। एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और क्या किए, loosen the administrative system. You may wonder why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reform. Here is where the answer become more controversial, and we have to depend on future historian to guide us बेटर। तो बच्चों यहाँ पे मिखाइल गोवर्चो ने इन सुधारों से इन दोनों समस्याओं का समाधान का वादा किया। गोवर्चो अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। गोवर्चो तो रोग का ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। इस बिंदु पर आकर उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाता है कि सुधार हो रहे तो उसके बाद क्यों टूट गई है सोवियत संघ की व्यवस्था। इस स्थिति को हम आगे इतिहासकार यानी हिस्टोरियन यानी इतिहासकार से ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। क्या कहते हैं, अब हिस्टोरियन की बात सुनिए, यानी इतिहासकार कहते हैं कि द मोस्ट बेसिक आंसर सीम्स टू बी दैट व्हेन गोवर्चो कैरीड आउट हिज रिफॉर्म एंड लूजेन द सिस्टम ही सेट इन मोशन फोर्स एंड एक्सपेक्टेशन दैट फ्यू कुड हैव प्रेडिक्ट एंड बिकम वर्चुअली impossible to control. There were sections of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with his method. They did not benefit in the way they had hoped, or they benefit too slowly. Other, especially members of the Communist Party and those who were served by the system, took exactly the opposite view. They felt that their power and privilege were eroding and Gorbachev was moving too quickly. In the tongue of war, Gorbachev lost support on all। तो गोवर्चो चाह रहे थे कि सुधार हो जाए, लोगों की इच्छा बहुत ज़्यादा थी कि जल्दी से सुधार हो सके, और कम्युनिस्ट पार्टी में भी उनके प्रति क्या हो रहा था, एक वर्ग विशेष का जो है उनसे जो है असंतुष्ट था। तो गोवर्चो वाज मूविंग टू क्विकली इन द टग ऑफ वार। गोवर्चो लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। Even those who were with him became disillusioned, as they felt that he did not adequately defend on his policy। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि जो सबसे सटीक उत्तर इतिहासकारों से जान पड़ता है कि जब गोवर्चो ने इन सुधारों को लागू किया और उन्होंने व्यवस्थाओं में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सके, और इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ में जनता के एक तबके की क्या सोच थी कि गोवर्चो को और ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा तेज़ गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी जो वर्किंग प्रोसेस यानी कार्य पद्धति से धीरज को खो बैठे, यानी पेशेंस इन लोगों के नहीं था और निराश हो गए थे। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ। यहाँ संभव है कि उन्हें बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा हो, बट जनता को एक हिस्से खास कर जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था के फ़ायदे में थे, उनके विचार ठीक इनके विपरीत थे। गोवर्चो की नीति के ठीक विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का विचारधारा था, क्योंकि उनका प्रिविलेंस जा रहा था, यानी विशेषाधिकार जा रहा था।
अब उनको सत्ता छोड़नी पड़ रही थी। इस वजह से वह गोवर्चों के सुधार से असंतुष्ट थे। इसका कहना है कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं। कौन कह रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी। और गोवर्चों बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई दे रहे हैं। इसी खींचातान में गोवर्चों का जो पॉपुलैरिटी है अब वो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हर तरफ से जाता है और जनमत आपस में बढ़ जाता है। जो लोग उनके साथ थे उनका भी अब मोह भंग हो गया। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोवर्चों खुद ही अपनी नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। ऑल द माइट नॉट हैव लीड टू कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन बट फॉर अनदर डेवलपमेंट दैट सरप्राइज most observer and indeed many insider the rise of nationalism and the desire for sovereignty with various republics including Russia and the ballistic republic Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, Georgia and other proved to be the final and most immediate causes for the disintegration of the USSR. Here again there are differing view. अब यहाँ पे एक समस्या लोगों की क्या हो गई और दूसरी समस्या भी हो गई कि इन सारी बातों के बावजूद जो सोवियत संघ का विघटन ना होता है, लेकिन एक घटना घटी कि जो ऑब्जर्वर थे यानी पर्यवेक्षक को चौंकाया कि सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। वो क्या व्यवस्था थी? यह घटना भी नेशनलिज्म फीलिंग यानी राष्ट्रवादी भावना और सॉवरेनिटीज संप्रभुता की इच्छा के उभार की। रूस के जो बड़े बड़े 7 राज्य मिले हुए थे या कह लीजिए कंट्री थे, रूस और बालिस्टिक गणराज्य एस्टोनिया थे, लटाविया थे और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों इस उभार में शामिल थे। यानी ये जो देश थे जिनका मैंने अभी नाम लिया है, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, यह लोग क्या कर रहे थे बेटा कि सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस मामले पर भी अलग अलग राय बनती है और इन्होंने भी एक इमीडिएट कॉजेज जो थे तत्कालीन कारण बना दिए। क्या था? अब इसको भी समझिए कि ये जो देश थे ये अपनी नेशनलिज्म एंड सॉवरेनिटी के कारण अपने को सोवियत संघ से अलग मानने लगे। One view is that nationalist urge and feeling very much at work throughout the history of Soviet Union and whether or not the reform had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. This is what if of history, but surely it is not unresponsible. तो यहाँ पे व्यू गिवन द साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ द सोवियत यूनियन एंड इट्स ग्रोइंग द इंटरनल पावर, अदर थिंग्स दैट गोवर्चो रिफॉर्म स्प्रेडेड up and increased nationalist and dissatisfaction to the point that the government and the ruler could not control. तो यहाँ पे बेटा ये क्या थी कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि एक तो विचार राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी और चाहे सुधार होते या ना होते सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष हो गया। खैर यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्या को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोवर्चों के सुधारों ने राष्ट्रवादियों को असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा, यानी गवर्नमेंट एंड रूलर कुड नॉट कंट्रोल इट। यानी जो सुधार हुए उसमें कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट रह गया और ये लिथुआनिया, एस्टोनिया,
जॉर्जिया, ये कुछ ऐसे देश थे जो अपने देश के नागरिकों के अंदर नेशनलिटी और सॉवरेनिटी की फीलिंग को डालने से कह दिए कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के अंडरटेकिंग में ना रहिए, आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनिए। तो ये चीज़ें थी बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे। Ironically, during the Cold War, May thought the nationalist unrest would be strongest in the Central Asia Republic given their ethics and religion difference with the rest of Soviet Union and their economic backwardness. However, as things turn out, nationalist। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि जो यह देश थे सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सब तो अपने को सोवियत संघ से अलग इंडिपेंडेंट मांग रहे थे। बट एक जगह विडंबना यह थी कि शीत युद्ध के बाद या शीत युद्ध के दौरान ड्यूरिंग द कोल्ड वार बहुत से लोग सोच रहे थे कि जो यूएसएसआर के मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया के जो स्टेट हैं उनमें राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा। यानी ये जो मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया के दो देश थे, जैसे कि ये सेंट्रल एशिया कंट्री लिखा है बच्चों, तो ये सेंट्रल एशिया रिपब्लिकन में रहने वाले जो कास्ट के लोग थे वो मुस्लिम कास्ट के लोग थे, और रसिया में ईसाई धर्म को मानने वाले थे। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया गया कि सबसे पहले ये सेंट्रल एशिया के लोग ही प्रोटेस्ट करेंगे और वार करेंगे। बट क्या हुआ कि राष्ट्रवादी आकांक्षाएँ इनमें हो जाएंगी, यानी नेशनलिस्ट फीलिंग आ जाएंगी, और ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष और यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। यानी यह विडंबना थी कि सबसे पहले जो ये नेशनलिस्ट की भावना आएगी यह मिडिल ईस्ट में आएगी। ऐसा क्यों इसलिए हो रहा था कि लोग सोच रहे थे इतिहासकार कि सेंट्रल एशिया में या जो लोग रह रहे हैं वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और सोवियत संघ की जो धर्म है वो अलग है, तो सबसे ज़्यादा विरोध यहाँ होगा। बट यहाँ से उल्टा जो यूरोप की कंट्री थे और रूस के सटे हुए राज्य थे वहाँ पे ये सब विद्रोह हुआ और वहाँ पे राष्ट्रवादी भावना पनपी। तो आगे देखिएगा, कुछ यहाँ पे टाइम लाइन दी गई है, इसको भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। टाइम लाइन ऑफ डिस्टिंग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया गया है जिसको आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे विघटन का पूरा घटना चक्र है। 1985 मार्च, मिखाइल गोर्बाचोव इलेक्टेड एट द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन अपॉइंट बोरिस एल्त्सिन एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को, इंटाइटेड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म इन द सोवियत यूनियन। तो मार्च 1985 का समय था कि मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी यानी महासचिव चुने गए और बोरिस एल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया था। सोवियत संघ में इन सुधारों की श्रृंखला शुरू हुई। दूसरा घटनाक्रम दिखाता है 1988 में इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स बिगिन इन लिथुआनिया, लेटर स्प्रेड टू एस्टोनिया एंड लटाविया। लिथुआनिया में आज़ादी के लिए मूवमेंट शुरू हो गए, एस्टोनिया और लताविया में भी फैल गया। फिर एक समय आता है 1989 का अक्टूबर का कि सोवियत यूनियन डिक्लेयर दैट दी वार्सा पैक्ट मेंबर आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर, बर्लिन वॉल फॉल इन नवंबर। तो आप जानते हैं कि 1961 में बर्लिन वार बनी और 1989 में करीब 27-28 सालों के समय में बर्लिन वार गिर गई। उसके बाद हुआ क्या कि सोवियत संघ ने घोषणा कर दी कि जो वार्सा समझौता के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, और नवंबर में बर्लिन दीवार गिर गई थी। याद क्या डेट क्या थी? 9 नवंबर 1989 की। तो ये कुछ डेट थी। नेक्स्ट कह रहा है
कि 1919 फरवरी आ गया, गोवर्चो स्ट्रिप दी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इट्स 72 ईयर लॉन्ग मोनोपोली ऑन पावर बाय कॉलिंग ऑन द सोवियत पार्लियामेंट ड्यूमा टू परमिट मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स। तो आप लोगों को पता होगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी में क्या हुआ था कि फरवरी 1990 का समय था और रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ये चीज़ें था। आगे बता रहा है कि लुथानिया बिकेम और यहाँ पे जो पार्टी राज कर रही थी वह कम्युनिस्ट पार्टी गोवर्चो स्टिप दी सोवियत यूनियन, यानी 72 सालों तक एक ही पार्टी का शासन चला, जिसका पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और वहाँ पे सोवियत पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था। तो ये सब चीज़ें थी। आगे कह रहा है कि मतलब कि यहाँ सोवियत में चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीतिक शुरुआत हो गई थी और 72 वर्षों से शासन करने वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब जून 1919 में, अब ये भी 1919 में मार्च में लिथुआनिया बिकेम द फर्स्ट ऑफ द ओवर 15 सोवियत रिपब्लिकन टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंट। अब जून 1919 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की और लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। तो पूछा जाएगा पहला रिपब्लिकन स्टेट 15 स्टेट में कौन बना, तो लिथुआनिया बना। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, लिथुआनिया वाज दी फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ यूएसएसआर। नेक्स्ट देख लीजिएगा, 1919 जून रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो ये हो गया। 1991 में एल्त्सीन नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। कि एस्टोनिया कम्युनिस्ट पार्टी के गर्म प्रत्याशियों ने गोवर्चो के खिलाफ एक असफल तख्त पलट किया था। और अगस्त में ये सब चीज़ें थी कि पूरा घटनाक्रम ऐसे चला कि एल्त्सीन नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। तो यहाँ पे जो बोरिस एल्त्सीन थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के गर्म प्रत्याशी गोवर्चो के खिलाफ एक असफल तख्त पलट किया था। और एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राज्य संघ के सदस्य बने और 2004 में उन्होंने नाटो में शामिल हो गए। 91 का समय आता है सितंबर का। तो ये सब चीज़ें घटनाक्रम हो गई। और 1991 दिसंबर के समय में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 में सोवियत सिस्टम के निर्माण से संबद्ध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हुए। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना और संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिसंबर 1991 में गोवर्चो रिजाइन। गोवर्चो ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ का अंत हो गया। तो इस पूरे घटनाक्रम में गोवर्चो 1985 के करीब जो हैं यहाँ पे प्रमुख बनते हैं और 1991 तक वह क्या दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ये पूरा घटनाक्रम था बच्चों। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये विश्व राजनीति में जो शक्ति संबंध बदले इनका कारण क्या था, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो डिससेटिस्फैक्शन विद द सोवियत यूनियन वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मोर यूरोपियन एंड प्रॉस्परस पार्ट इन रसिया एंड बैलिस्टिक एरिया एज वेल यूक्रेन, जॉर्जिया। Ordinary people here felt alienated from the Central Asia and from each other, concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more vacant area within the Soviet Union। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ये पूरी सिस्टम को चेंज करने वाले जो यूरोप के छोटे छोटे राज्य थे इन्होंने ये सब काम किए। विडम्बना यह थी कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े थे। लेकिन हुआ क्या कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपों की और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस,
यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल है और यहाँ के आम लोगों अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग महसूस करने लगे। इनका आपस में अलगाव हो गया। इन गणराज्यों के लोगों का यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने में उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो यहाँ पे ये जो यूरोपीय की देश थे वह सेंट्रल एशिया के देशों जो बहुत ही बैकवर्ड थे, वह सोच रहे थे कि यूएसएसआर अपनी बहुत ज़्यादा संपत्ति इन पिछड़े देशों के विकास पे लगा रहा है, जिससे यह लोग उनके विरोध में आ गए। अब देखिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन की परिणति क्या थी। तो ये देखेंगे बच्चों कि विघटन की परिणति क्या थी, तो इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द सोशलिस्ट सिस्टम इन ईस्टर्न यूरोप हैज़ profound consequence for the world politics. Let us note here three bold kind of enduring changes that result from it. Each of these had a number of effects that we control list here. तो यहाँ पे जो विघटन की परिणति है कि सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी सिस्टम के डिक्लाइन यानी पतन के कारण पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभाव को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा, लेकिन अब एक एक ठो हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे। तो पहला इफेक्ट क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन्स दैट एंड ऑफ कोल्ड वार वाज कन्फ्रोंटेशन। यानी क्या हुआ कि जो अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौरान संघर्ष की समाप्ति में हुआ। द आइडियोलॉजिक डिस्ट्रीब्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज नॉट एन इशू एनी मोर सिंस दिस डिस्ट्रीब्यूट हैड इंगेज द मिलिट्री ऑफ द टू ब्लॉक हैड ट्रिगर्ड मैसिव आर्म रेस accumulation of nuclear weapon and had lead to the existence of military blocks. The end of the confrontation demanded an end to this arms race and possible new peace. तो बच्चों अव्वल जो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौरान के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाई या नहीं, यह विचारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। हथियारों की तेज होड़ शुरू की गई। परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया गया तथा विश्व के सैन्य गुटों में बांटा गया। शीत युद्ध को समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। तो ये चीज़ें थी। सेकंड क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले हम देख लिए कि अब ये कोई मुद्दा नहीं रह गया कि कोई विचारधारा जीती कि हारी। अब परमाणु हथियारों को जो होड़ थी अब वह कम हो गई, तो विश्व में एक नई फीलिंग आई पीस की। दूसरा कह रहा कि सेकेंड पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज एंड देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडिया एंड इंस्टीट्यूशन also changes. The end of the Cold War left open only two possibilities: either the remaining superpower would dominate and create a unipolar system, or different country or group of country could become important player in the international system, thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate. As it turned out the US became the sole superpower, backed by the power and prestige of the US. The capitalist economics was now the dominant economic system. Internally, institutions like the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) become powerful advisors to all these countries, since they gave them loan for their transaction to capitalism. Politically, the nation of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. अब दूसरा कारण क्या हो गया कि अब एक व्यवस्था पिछड़ गई, यानी सोशलिस्ट सिस्टम पिछड़ जाएगी और विश्व में एक नई
संस्था देखने को मिलेगी। तो दूसरा यह है कि विश्व राजनीति में शक्ति के जो संबंध है वह बदल गए। इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया बेटा। कि शीत युद्ध के अंत यानी एंड ऑफ कोल्ड वार के समय केवल दो संभावना थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और या विश्व एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे। इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेले महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत की प्रतिष्ठा की सा पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली अर्थव्यवस्था हो गई। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि विश्व एक ध्रुवीय हो गया, अमेरिका का इम्पोर्टेंट पूरे वर्ल्ड में हो गया। अब अमेरिका क्या करेगा, विश्व में कुछ ऐसी संस्था बना देगा जिसके कारण वह विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाएं एडवाइजरी के रूप में काम करेगी, फंड देगी, जिससे कि अब विश्व में उसका वर्चस्व ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि वह वर्ल्ड बैंक और IMF में ज़्यादा डोनेट करता है। तो ये चीज़ें हैं। अब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाएं जो थी, इंस्टीट्यूशन था, विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, यानी एडवाइजरी बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। अब बेटा तीसरी बात कर लेते हैं। दी थर्ड, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक meant that emergence of many new countries. All these countries had their own independent aspiration and choices. Some of them, especially the Baltic and East European states, wanted to join the European Union and become part of non-Atlantic Treaty Organization NATO. The Central Asian country wanted to take advantage of their geographical location and continue their close tie with Russia and also to establish tie with the West, the US, China and the others. Thus the international system saw many new players emerge, each with its own identified interest and economical and political difficulty. It is to these issues that we now turn. तो बच्चों यहाँ पे एक तीसरी बात यह है कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ यह हुआ कि नए देशों का उदय हुआ। न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट वॉज बॉर्न एंड ऑफ USSR बिकॉज इन दिस स्टेट फील नेशनलिस्ट एंड सेकुलरिज्म, दैट वाई द रीजन टू इंडिपेंडेंट स्टेट बाई USSR। तो यहाँ बच्चों देखना है कि सोवियत खेमों से नए देश जैसे लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, यूक्रेन, ये अब कुछ अलग देश बन जाएंगे। खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। यानी कि जो यूरोप के देश थे वह अमेरिका के पक्ष में जाना चाहते थे। नाटो मिलिट्री जो था सैन्य संगठन था उसके सदस्य बन जाते हैं और एक अपना यूरोपीय संघ बनाना चाहते हैं, जिससे एक करेंसी हो, एक बिजनेस रूल हो और नो वीज़ा पॉलिसी हो यूरोपियन कंट्री में आवागमन के लिए। तो इन लोग चाह रहे थे यूरोप वाले कि एक अपना यूरोपीय संगठन बना लिया जाए और मिलिट्री के लिए हम लोग आश्रित हो जा रहे हैं नाटो पर। लेकिन मध्य एशियाई देश जो थे, सेंट्रल एशिया देश, अपनी विशिष्ट जो जोग्राफिकल पोजीशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों में अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित की पहचान, आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो आगे हम लोग शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में
आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसमें हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि सोवियत संघ का डिक्लाइन क्यों हुआ, डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ। तो उसने मिलिट्री बेस बनाने के लिए, वीपन्स मेक करने के लिए और अपने स्टेट लाइट देशों के डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा करने के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमी वेस्ट कर दिया अपनी, यानी अपनी करेंसी को डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्च किया, सेटेलाइट डेट यानी पिछलग्गू देशों पर, और अपने पूंजीवादी अपनी जो पूंजीवादी व्यवस्था से बेटर शो करने के चक्कर में अपनी व्यवस्था में प्रोडक्टिविटी को घटा दिया, एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी वह पिछड़ता गया, प्रोडक्टिविटी लो हो गई, वे ज़्यादा हो गया, लोगों का उन पे विश्वास ख़त्म हो गया। अब लोगों को अच्छा लगा कि चलो उनको स्वतंत्रता तो मिली, बट उनको ये दुख था कि उनकी जो गवर्नमेंट है उनके देशों का उनका विकास ना कर सकी। तो इस वजह से लोगों में संतोष था। और यूरोप के जो देश थे, जो ईस्टर्न यूरोप के देश थे, वह अपनी अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बना देते हैं। और इस तरह कुछ जो छोटे छोटे स्टेट होते हैं जैसे मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया के, वो जियोग्राफिकल पोजीशन के कारण, यानी उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया की देश की, कि वह रूस के साथ ज़्यादा अच्छी बन रही थी। तो रूस के साथ कजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, और भी जितने ये देश हैं ये सब रूस से सटे हुए हैं। तो ये लोग रूस के साथ तो जाना पसंद कर रहे थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह पश्चिम से भी अपने मजबूत संबंधों को बनाए रखना चाह रहे थे। ऐसे ही देशों की वजह से लोग अपना अपना फ़ायदा देखने लगे। जो यूरोप के देश थे वह ज़्यादातर वो पूंजीवादी नाटो में जाना चाहते थे, और जो इधर ये मिडिल ईस्ट के देश थे बेटा, तो ये लोग रसिया से ज़्यादा क्लोज थे, तो ये रसिया पे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी अपना रहे थे। इसके बाद हम शॉक थेरेपी पढ़ेंगे। शॉक थेरेपी क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। सबसे पहले पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।